यार इस बात को लेकर थोड़ी सी चीटिंग नहीं लगती है आपको कि जब कभी अच्छा सिनेमा नहीं आता है तो हम खूब सारी जो है ना ट्रोलिंग करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग तो अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्राइक्स तक आती हैं उनको, और जब कोई अच्छा सिनेमा आता है तो उसको कवर भी नहीं किया जाता है। तो आपको इसी की इंटेंशन लोगों की बिल्कुल क्लियर हो जाती होगी कि भाई अच्छा सिनेमा आया या तो हमें कवर नहीं करना, अगर बेकार सिनेमा कुछ आ रहा है लेकिन उससे व्यूज मिल सकते हैं उसको सब कुछ कवर करना है। मैंने 3 पिक्चरें देखी और तीनों, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन अपने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बहुत अच्छी अच्छी कमर्शियल पिक्चरों से भी मुझे अच्छी लगी। पहले हम कवर करने वाले हैं दीपक डोबरियाल और मनोज बाजपेयी की मूवी जुगनुमा, और इसके अंदर मुझे क्या स्पेशल लगा उसके बारे में बात करेंगे। एक और मूवी आई है जिसको लोग बोल रहे हैं कि यार सैयारा जैसी है, लव इन वियतनाम, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक और एक स्पेशल मूवी की जो कि एक मराठी मूवी है, सबटाइटल्स के साथ आपको देखनी पड़ेगी, दशावतार। ये एक थ्रिलर है और कुछ देखी देखी सी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही फैंटास्टिक लिंकेज बिठाया गया है भगवान का। जो मेरा एक क्रिटिसिज्म रहता है कि यार भगवान को ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, सीख को अच्छे से इस्तेमाल करना, तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छे से करेगी है। पहले हम बात करते हैं जुगनुमा की, मतलब जुगनू, और उस तरीके से इसका वर्ड वहाँ से निकला गया है। ये एक इस तरीके की कहानी है जो आपको ना 70 mm के फ्रेम जो लेंस आया करते थे उस जोन के अंदर है। मतलब थोड़ा फेडेड जोन लगेगा आपको, 80s का जोन लगेगा, और वो जाते हैं डायरेक्टर साहब राम रेड्डी कि आप उस जोन के अंदर ट्रांसपोज हो जाओ। और आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए पिक्चर देखने की, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ, उस गांव की लाइफ, ये समझने की कोशिश कर रहे होते हो। और कुछ क्रिएटिविटी जोन के लिए आपको कंफ्यूज किया जाता है कि एक्चुअली में हुआ है या फैंटेसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मनोज बाजपेयी उड़ कैसे सकता है, मतलब आ गया ना आपका इंटरेस्ट। ये चीज़ें जो है आपको कुछ ही सीन में आपको बांध के रख देंगी। बहुत स्लो सुलझी हुई आपको एक्टिंग लगेगी, लेकिन आपको बहुत इंडल्जिंग लगेगी। यहाँ की दुनिया ऐसी मूवी आपको कोई बहुत बड़ा कोई मैसेज देने की कोशिश नहीं करती है, ये आपको बस उस दुनिया के अंदर ट्रांसपोज करने की कोशिश करती हैं। दीपक डोबरियाल दिखाए गए हैं मैनेजर, जो कि एक समझ लीजिए ऑर्चार्ड वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, फार्म देखते हैं। मनोज बाजपेयी उसके ओनर हैं, उनको अपने फादर से मिला, उनके फादर ने ब्रिटिशर्स से लिया, इस तरीके का कुछ दिखाया जाता है। प्रियंका बोस भी दिखाई गई यहाँ पर जो उनकी वाइफ है। 1989 का समय है और ये मतलब वहाँ पर एप्पल और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एक आग है जो फैल रही है, जो इनके फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, और इनका एक घर है और ये आग इनके पास पहुंच रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको मैसेज देना चाह रहा है, ये क्यों पेड़ जल रहे हैं। और यहाँ पर जिसे कह सकते हैं कि 2 3 4 जो टॉपिक्स हैं ह्यूमंस के बारे में, नेचर के बारे में, और पास्ट लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें कि यहाँ पर ना आपको आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा एंड जो है थोड़ा ओपन एंडेड है। नेचर के साथ जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि क्या जेन्युइनली आग लगाई जा रही है ताकि मनोज बाजपेयी कुछ सीख जाए, या फिर ये मन का वहम है, और अगर कोई कोई कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है। तो आप ये जुगनुमा देखो, ये आपको मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस तरीके का पैरेलल सिनेमा, जहाँ पर आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ी सुस्त तरीके की एक्टिंग लग रही है, लेकिन जब आप जाओगे थिएटर के बाहर तो आप बोलोगे यार बड़ी मस्त एक्टिंग थी यार, इतना ही नेचुरल लग रहा था सब कुछ। एंड स्पेसिफिकली दीपक डोबरियाल ने तो मुझे बहुत इंप्रेस किया है इसके अंदर। और एक सस्पेंसफुल सा माहौल ज़रूर है कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। ये कोई मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है, ये एक ऐसी ही एक मूवी है जिसके अंदर कुछ ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन है। देखो आपको मज़ा आना चाहिए। फिर सेकंड मूवी के ऊपर चलते हैं, जिस जो है लव इन वियतनाम। इसके गाने जेनुइनली अच्छे हैं। मैंने ज़्यादा सुने नहीं, और गाने मैंने मूवी के अंदर देखे सुने, तो जो था रिलेटेबिलिटी, क्योंकि 2 सेंसेस साथ में काम कर रही हैं, अच्छे लगने लग गए। ऐसा लग रहा है कि मतलब गाड़ी में जाते टाइम भी सुनूंगा मैं। अवनीत कौर है जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और गंगूबाई जो मूवी के अंदर शांतनु माहेश्वरी और काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह में भी आते रहते हैं, ठीक ठाक काम किया है। ये स्टोरी अच्छी है कि मतलब एक लव स्टोरी थोड़ा ट्रायंगल टाइप की है, बचपन दिखाया जाता है इन दोनों का, और थोड़ा सा म्यूज़िक में रुझान दिखाया जाता है शांतनु का। और किसी वजह से राज बब्बर साहब जो इनको पालते हैं वो बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तू यहाँ पंजाब से कट ले, तू जा वियतनाम। अब पंजाबी एक वियतनाम क्यों जा रहा है, पहला तो टॉपिक ये है, और कि वहाँ गया है तो क्या करने गया है, और क्या करने के लिए बोला गया है कि वापस आएगा तो ये करना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्लस इसको वहाँ पर एक पेंटिंग दिख जाती है, एक वियतनीज का, बताऊंगा नहीं किसकी, बट एक भी दिख जाती है। तो ये उसके लव शव में पड़ जाता है। क्या वो एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है
तो इसको वो ये पाएगा कैसे? अगर पाएगा तो अवनीत कौर भी है जो इसको एक तरफा टाइप प्यार करती है, तो एक थोड़ा सा लव ट्रायंगल टाइप सा बनना शुरू हो जाता है कि शांतनु एक्चुअली में चॉइस क्या लेगा इवेंचुअली। तो ठीक ठाक सा है, इसके अंदर आपको समा देखने को मिलता है। द ओनली थिंग इज दैट एक पेसिंग है इसकी जो आपको थोड़ी सी खलेगी, और दूसरा मैं बोलूँगा जो कि थोड़ा स्क्रीन प्ले में इंटेंसिटी जिसे कहा जाता है ना, कि अगर मेरे को किसी से बहुत मोहब्बत या प्यार के सीन दिखाना है तो वो इंटेंसिटी आप किस हद तक लेके जाओगे, क्या यूज़ केस बनाओगे जिससे आपको लगेगा दे आर रियली इन लव, वो इंटेंसिटी थोड़ी सी आपको ज़रूर कम लगेगी, वो एक देखने वाली बात है। दूसरा आपको एक थोड़ी एक्टिंग खलेगी इसी मूवी के अंदर। अगर और थोड़े बेहतरीन आर्टिस्ट होते, फॉर एग्जांपल आपकी आंखें ढूंढ रही होती हैं कि एक वो दर्द भरी आंखें आपको दिख जाएं किसी रणबीर कपूर की, तो आपके ना और मतलब मज़ा और बड़ा हो जाए। अवनीत कौर ने ठीक काम किया है, बट वो एक कम्प्लिस्ट आर्टिस्ट वाली जो होती है ना, जिसमें चेहरे से ही उदासी, वेट, ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएं। इंटरवल आते आते एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जहाँ से और एक हल्का सा सस्पेंस आता है, बट वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। ये मूवीज़ के अंदर आपको कोई ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट्स या फिर वो नहीं बनाए जाते हैं कि आपको शॉक वैल्यू मिल जाएगी, बट इसका एंड क्या होगा, चॉइसेस क्या होंगी, और आप अपने आप को उस पोजीशन में डाल देते हो अगर मैं होता तो क्या चॉइस लेता या लेती। ठीक है, राज बब्बर का रोल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। आपने दोनों ही चीज़ों में सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच रखी है, चाहे वो पिंड दिखाया हो पंजाब का, चाहे वो वियतनाम की गलियाँ और सारी चीज़ें दिखाई हो, ताकि आपका भी मन कर जाए कि एक बारी मैं वहाँ पर ट्रिप मार आता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके के जोन में जाता है ये मूवी। ये ठीक है, मतलब आपको एक वन टाइम स्वीट सा जेस्चर से की तरह तरीके से लगती है। 2.5 स्टार्स। ये पता नहीं क्यों बात ही नहीं हो रही है इसके बारे में अभी, तो आई थिंक ये इतनी बुरी नहीं है और काफ़ी ख़राब पिक्चरों से काफ़ी बेटर है। फिर मैंने देखी एक और मूवी जो कि अब मराठी पिक्चर है, जिसको मैंने बताया दशावतार, और जिस तरीके से इसका नाम है दशावतार, एक प्ले भी चल रहा है। तो एक प्ले है जिसके अंदर एक बाबूली नाम के ओल्ड कैरेक्टर हैं, वो इसको प्ले करा करते हैं। अब उनकी उम्र हो रही है, थोड़ा भूलने का भी इशू हो रहा है। उनका एक बेटा भी है जो नॉट सो अभी सक्सेसफुल है, माधव नाम का, और अचानक से पता चलता है कि गांव के अंदर कुछ डिगिंग और ये सब जैसे कहते हैं माइनिंग वाइनिंग होना शुरू हो गया है। तो दो तीन चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, अगेन ह्यूमन और जो इंटरेक्शन विद नेचर है वो यहाँ पर आपको प्ले दिखने को मिलता है। अब इस लड़के की जो नौकरी है ये उसी कंपनी में लग जाती है जहाँ पर ये डिगिंग और ये सारी चीज़ें माइनिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, और इस दौरान कुछ हादसे हो जाते हैं और उसके बाद काफ़ी सारी कुछ किलिंग्स होती हैं। अब ये किलिंग्स किसने करी हैं, क्यों करी हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस दौरान जो लिंकेज बैठाया गया है विष्णु के अवतार जितने भी लिए हैं उनका बीच बीच में जो सम्मेलन आता है वो काफ़ी अच्छा है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक मोमेंट आता है जो इनके रियल हीरो हैं। मैं बताऊंगा भी नहीं इसका रियल हीरो कौन है, क्योंकि वो आप जब देखोगे पिक्चर आपको पता चलेगा कि किसको हीरो बनाया है इसमें। वो एक मोमेंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि सब खत्म, लेकिन आप ना थोड़े से डबल माइंड में आ जाओगे कि अगर ये इंसान उठा है तो ये उठा कैसे है, क्या ये जस्ट लक बाय चांस है कि यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, वही इस मूवी को स्पेशल बना देती है। तो जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी गई हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑथेंटिक रखा गया, रियल लोकेशंस यूज़ करी गई हैं, तो काफ़ी अच्छा है। मैं चाहूँगा कि इसका हिंदी वर्जन भी आउट हो और लोग देखें और इन्जॉय करें। ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे। अगेन फ्रॉम अ स्टोरी एंड एक्टिंग परस्पेक्टिव महेश मंजरेकर भी हैं इसके अंदर। जो बाबुली वाले एक्टर उनका मुझे नाम तो नहीं पता, बट वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। तो इसको मैं दूंगा 4 स्टार्स, वेरी गुड मूवी। तो ये हिंदी में आनी ही चाहिए, बट अगर मैं जो इसके थोड़े बहुत नंबर काट रहा हूँ वो इसका बस यही है कि कभी कभी ये इंटेंसिटी लूज़ करती है और थोड़ी सी लंबी होती है। मराठी मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। अभी वो ये जो आर्ट है इसको वो थोड़ा हल्का सा कमर्शियल करने वाली वो मेरे ख्याल से सीख रहे हैं जिससे थोड़ी और टाइटर बन जाए, बट ग्रेट जॉब डन यार, फैंटास्टिक। ठीक है, आप देखोगे, अब इसका स्टोरी वगैरह का सब अप्रिशिएट करोगे। अब इसके जैसी मूवी जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में थोड़ा देखी वाली, एक साउथ की तमिल सीरीज आई थी इसी टॉपिक के आसपास, उसका अगेन मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं एडिट वेडिट करूँगा या डालूंगा ये सब कुछ तो अगर नाम याद आ जाएगा तो डाल दूंगा। उसके अंदर भी एक इंसान है और उसी तरीके से एक दशा अवतार है जैसे यहाँ पर, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की गेम प्ले चलता है कि गॉड का रेफरेंस पॉइंट आता है, फिर किलिंग्स हैं और ये सब चीज़ें हैं और क्यों है वो फिर एंड में रिवील होता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जितने भी अच्छे भले लोग हैं इस तरीके की मूवीज़ देखें, आई एम श्योर यू विल एंजॉय एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स
आई थिंक द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकॉज ये इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी इस तरीके की स्क्रिप्ट्स, इस तरीके की मूवीज जो डिफरेंशिएटेड हैं, जो अभी तक हमें जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो रोना नहीं चाहिए कि भाई अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा, जब आ रहा है तो फिर देखने तो जाओ यार, फिर मिस ही हो जाएगा ये, अदरवाइज तो बाय बाय।